गुड इवनिंग बच्चों। आज आईसीएससी की अमोनिया वाले चैप्टर की क्लास 10 के लिए सेकंड क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अमोनिया को हम किस तरह से बनाते हैं। अमोनियम क्लोराइड से हम बना सकते हैं, और गैसेस अमोनिया क्या होता है, एक्वस अमोनिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। तो आज की क्लास में हम अमोनिया की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करेंगे जो हेबर प्रोसेस कहलाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्लास 10 के लिए, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें समझने की हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हम सिलेबस को फोकस करते हुए एंड बीच बीच में क्वेश्चंस जो भी रीजनिंग के आते हैं उनको फोकस करते हुए हम ये अपनी क्लास चलाएंगे। एंड आई होप कि आप लोग पूरे के पूरे मार्क्स लेकर के आओगे इन एग्जाम्स में। वेल, ये जो अब मैं शुरू कर रहा हूं आपको, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। मैन्युफैक्चर का मतलब ये है, दो तरीके की प्रिपरेशन आपसे पूछी जाती है। एक तो आपसे कहा जाएगा कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन, अगर हमें स्मॉल स्केल पर थोड़ा सा बनाना है, सपोज करते हैं अमोनिया 50 ml बनाना है, 1 लीटर बनाना है, या फिर बहुत थोड़ा सा अमोनिया बनाना है, तब तो ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन कहलाती है, या जस्ट प्रिपरेशन भी कह सकते हैं हम इसको कभी। लेकिन अगर कभी आपसे बोला गया कि सिंथेसिस करो लार्ज स्केल पर, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चर, ऐसे कोई वर्ड्स बोल दिए गए, तब आपको हेबर प्रोसेस लिखना होगा। हेबर प्रोसेस का मतलब हमें लार्ज स्केल पर अमोनिया को प्रिपेयर करना है। इसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। N2 एंड H2 ये दो गैसेस हैं। इन गैसेस को जब हम आपस में मिक्स करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, कंडीशंस पर, वो कंडीशन अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो अमोनिया फॉर्मेशन होती है, और इसमें थोड़ी सी हीट भी इवॉल्व होती है। एक्सोथर्मिक टाइप ये रिएक्शन होता है। नाइट्रोजन कहाँ से आता है, हाइड्रोजन कहाँ से आता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। क्योंकि इंडस्ट्री कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई छोटी मोटी जगह पर इंडस्ट्री कोई लगी हुई होगी। इंडस्ट्री तो बहुत बड़े एरिया में लगी होगी। तो लार्ज स्केल पे हमें नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है, लार्ज स्केल पर हमें हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है। तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन को हम एक पर्टिकुलर कंडीशन में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर, क्योंकि गैसेस हैं, ये नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस बनता है, तो प्रेशर की इंपॉर्टेंस रहती है। कंडीशंस में जाकर के कोई रिएक्शन होता है। तो अगर हम इसमें रिएक्शन करने से पहले कितने कितने रिएक्टेंट हमने लिए हैं ये चेक करते हैं, तो 1:3, यानी 1 मोल अगर हमने यूज किया है नाइट्रोजन, तो 3 मोल्स हमने यूज किए हैं हाइड्रोजन। मैं ग्राम्स का रेशो नहीं बता रहा हूं, ये बाई वॉल्यूम रेशो है। ये एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं 1 मोल का एसटीपी पर वॉल्यूम चेक करता हूं तो 22.47, 22.4 आ जाएगा। इसी तरह से 3 मोल का 3 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 आ जाएगा। तो ठीक इसी तरह से ये बाय वॉल्यूम रेशो लिया है मैंने, बाय मास रेशो नहीं है। मास तो देखो N2 का जो आ जाएगा 28 आ जाएगा 7, ये 14 मल्टीप्लाइड बाई 2, एंड हाइड्रोजन का आ जाएगा 3, H2 का होता है 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 ग्राम, 28 ग्राम रिएक्शन करता है 6 ग्राम से, तो ये रेशो तो 1/3 नहीं है। ये बाय वॉल्यूम रेशो गिवन है, इस चीज को समझना होगा। इससे रिलेट करके कोई छोटा मोटा क्वेश्चन दिया जा सकता है, केयरफुली करना है। तो ये जो रिएक्शन होता है इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि है क्या। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन बच्चों वो होते हैं जिसमें प्रोडक्ट जो बना है वो वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। मतलब हम अगर अमोनिया को कुछ कंडीशंस लाकर ऐसे करना चाहें कि हाइड्रोजन वापस बन जाए, नाइट्रोजन वापस बन जाए, तो दिस इज पॉसिबल। लेकिन हम एक पर्टिकुलर कंडीशन में इस अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंज्यूम करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जैसे हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, ए से बी बन गया, बी से वापस ए हम बना सकते हैं। जैसे वाटर है, एग्जाम्पल देखो, जैसे वाटर है हमारे पास, लिक्विड है, जब मैं इसको हीट करूंगा तो ये गैसियस बन जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये गैस को अगर मैं कंडेंस कर देता हूं, कूल कर देता हूं, वापस वाटर बन जाएगा। तो इसमें रिवर्सिबिलिटी है। तो ये तो केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन यहां ये केमिकल प्रोसेस है और ये रिवर्सिबल होता है। दूसरी बात ये है कि एक्सोथर्मिक होता है, मतलब अमोनिया के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है।
कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें हीट बाहर से देनी पड़ती है, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है। अमोनिया का रिएक्शन आपको याद रखना है कि एक्सोथर्मिक होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वॉल्यूम के डिक्रीज के साथ ये प्रोसीड होता है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका वॉल्यूम देखता हूं तो 1 वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम मैं अगर देखता हूं तो 3 वॉल्यूम है, तो टोटल मिलाकर के वॉल्यूम इसका 4 वॉल्यूम हो गया और इसका 2 वॉल्यूम बन रहा है। तो 4 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम बनना डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम है। यानी अगर हमने कभी भी अमोनिया को प्रोड्यूस किया तो शुरू में तो हाई प्रेशर रहेगा। हाई प्रेशर मतलब वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा। और जब हम वॉल्यूम कम कर देंगे यानी नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे तो इनका प्रेशर फिर कम हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स गैस के कम हो गए हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि यहां तो गैसेज ही हैं, गैस गैस, ये 3 मोल्स हैं, 1 मोल है, 4 मोल से 2 मोल ये बन गए। इस तरह से हम इसको प्रोसीड कर रहे होते हैं। फर्दर देखते हैं हम इसको बनाते कहते हैं कैसे हैं। अगर हम एक स्कीमेटिक डायग्राम इसका देखते हैं, एक स्कीम देखते हैं कि किस तरह से हम बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन भरा होता है, हाइड्रोजन भरा होता है, फिर उनको आपस में पाइप के जरिए हम मिक्स करते हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को, फिर एक चैम्बर में ले जाते हैं, वहां पर कैटलिस्ट ऐड करते हैं। कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो वहां केमिकल रिएक्शन होगा, वहां अमोनिया बन जाएगा, लेकिन रिएक्शन रिवर्सिबल है, कुछ ना कुछ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन भी रहेगा, बन तो गया अमोनिया लेकिन रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो ये प्रोसेस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हेबर प्रोसेस में यानी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम किस तरह से अमोनिया को बनाते हैं। नाइट्रोजन लिया हमने, हाइड्रोजन लिया, इन दोनों को कर दिया मिक्स किया हमने 1/3 रेशो में। नाइट्रोजन लिया, ये पाइप्स हैं बड़े बड़े, ये बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स हैं। ये तो स्कीमा में जस्ट लिख करके अपनी बात को समझा रहे हैं। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे 1/3 रेशो में, तब किसी बड़े चैम्बर में हम इसको ले गए और आयरन कैटलिस्ट की तरह से यहां एक्ट करता है। जो आयरन कैटलिस्ट है वो इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने में वर्क करता है। यहां हम इस चैम्बर का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 445 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं, 450 सेल्सियस तक रखते हैं। ये 450 ऐसे थोड़ा करेक्ट कर लेना। और जो इसका प्रेशर है, हाई प्रेशर हम इसमें रखते हैं 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है सी लेवल पर वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है स्टैंडर्ड, लेकिन यहाँ इस चैम्बर में हाई प्रेशर रखा जाता है ताकि अमोनिया ज्यादा बने। तो दोबारा से एक बार सुनो, नाइट्रोजन हमने लिया, हाइड्रोजन हमने लिया 3 मोल, इनको एक पाइप के जरिए हम इकट्ठा करके ले गए एक बड़े चैम्बर में। एक बड़े चैम्बर में केमिकल रिएक्शन कराया। केमिकल रिएक्शन करने के बाद H2 प्लस N2 गिविंग यू अमोनिया, और ये रिवर्सिबल है, 2NH3 तो बन गया। अब साथ में प्रॉब्लम ये है, यानी इस चैम्बर में क्या क्या होगा, इस चैम्बर में हमारे पास नाइट्रोजन भी होगा बचा हुआ जो अनरिएक्टेड या रिवर्स होकर के आ रहा है, हाइड्रोजन भी होगा और अमोनिया भी होगा। हमें तो लेकिन अमोनिया चाहिए। ये N2H2 कहां चाहिए, हमें रिसाइकल करने पड़ेंगे, वापस इधर ही लाने पड़ेंगे। तो फर्दर हम इसमें क्या करते हैं, फर्दर जब ये गैसेस को एक और पाइप के जरिए किसी दूसरे बड़े चैम्बर में ले जाया जाता है, इस चैम्बर में गैसेस को कूल करते हैं, टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं, -33 डिग्री सेल्सियस के आसपास अमोनिया लिक्विड में बदल जाता है। लेकिन इतने टेम्परेचर पर -33 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया तो गैसियस था, यहां तो टेम्परेचर ज्यादा था, गैस था। लेकिन जब हम किसी चीज को टेम्परेचर किसी चीज का कम करते हैं तो गैसेस भी इवन लिक्विफाई हो जाती हैं। जैसे हमारे घर में जो LPG सिलेंडर होता है उसमें लिक्विड फॉर्म में होती गैस है वो, लेकिन हमने हाई प्रेशर का रखा है वहां पर और टेम्परेचर नॉर्मल होता है,
तो बहुत सारी गैसेस ऐसे होती हैं जो बहुत कम टेम्परेचर करने पर लिक्विड बदल जाते हैं, उनमें से लिक्विड में बदल जाते हैं, उनमें से अमोनिया एक होता है। तो जो अमोनिया मेरे पास है वो तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन -33 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ये गैसेस ही रहती हैं। इनको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए और कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ये तो कहीं जाके -100 पर -150 पर जाकर के लिक्विड बदलती हैं। तो इसलिए यहां इस चैम्बर में नाइट्रोजन तो गैसियस ही रहेगा, हाइड्रोजन तो गैसियस ही रहेगा, लेकिन अमोनिया लिक्विड हो जाएगा। उसे लिक्विड अमोनिया को हम अलग कर लेते हैं और जो गैसेस हैं उन्हें दोबारा से इस चैम्बर में वापस ले जाते हैं, रिसाइकल कर देते हैं। इधर ले गए, इधर ही आकर के फिर दोबारा से रिएक्शन करेगी, फिर कुछ ने रिएक्शन किया, कुछ लिक्विड अमोनिया बन गया, अमोनिया फिर इधर कंज्यूम, इधर हमने सेपरेट कर लिया। दैट मीन्स हम डिस्टिलेशन करते हुए अमोनिया को सेपरेट कर लेते हैं। तो रिसाइकल करने का मतलब क्या है, मैं दोबारा से वापस ये आगे स्लाइड दोबारा से बता रहा हूं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेकर हमने एक चैम्बर में बड़े में भेजा, आयरन कैटलिस्ट लिया। अभी मैं इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। कैटलिस्ट प्रमोटर भी एक यूज करते हैं हम इसमें। ये क्वेश्चन आएंगे, इस पर अलग अलग क्वेश्चन क्या आएंगे मैं डिस्कस करूंगा अभी आपको। फिर यहां इस मिक्सचर से, गैसियस मिक्सचर से जिसमें अमोनिया भी बन गया, हमने कूल कर दिया। कूल करने पर लिक्विड अमोनिया बन गया। ये लिक्विड फॉर्म में इसको हमने सेपरेट कर लिया। जो गैसेस हाइड्रोजन नाइट्रोजन बनी उनको हम दोबारा से इस चैम्बर में ले गए, क्योंकि ये तो रिएक्टेंट हैं जो बचे, फिर दोबारा से रिसाइकल कर देंगे। तो रिसाइकलिंग कर ली जाती है। यह है हेबर प्रोसेस हमारा। ये जो हेबर प्रोसेस मैंने बताया, ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है और लार्ज स्केल पर अमोनिया बनाने में इस्तेमाल होती है। रिकवरी ऑफ अमोनिया, देखो ये जो बात अभी मैं बता रहा था वही रिकवरी ऑफ अमोनिया। ये जो अमोनिया बनती है इसको हम किस तरह से रिकवर करते हैं। अमोनिया इज सेपरेटेड फ्रॉम अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाय डिस्टिलेशन, यानी कूल करते हुए, लिक्विफिकेशन करते हुए। टेम्परेचर हम काफी कम कर देंगे। जब हम टेम्परेचर काफी कम कर देंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, अमोनिया तो लिक्विड में बदल जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो कंडेंसेशन मींस लिक्विफिकेशन अमोनिया का इजी है। अगर कभी क्वेश्चन ये भी आ जाए कि व्हाई लिक्विफिकेशन ऑफ अमोनिया इज इजी, तो आप इसका भी आंसर कर सकते हो, क्योंकि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले चैप्टर से रिलेटेड हो जाता है। NH3 can form hydrogen bond बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। तो अमोनिया कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, सो इट कैन बी लिक्विफाइड इजीली, आसानी से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो एक मेथड है सेपरेशन का, आइसोलेशन का, लिक्विफिकेशन। दूसरा मेथड एक और भी हम कई बार यूज करते हैं लिक्विफिकेशन करने की जगह। इन गैसेस को, हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, एक अमोनिया जो प्रोडक्ट की तरह से बन गया। इन तीन गैसेस का मिक्सचर है, ये बन रहा है, ये वापस डिकम्पोज भी हो रहा है किसी कंटेनर में, चैम्बर में ये तीनों मौजूद हैं। इस गैसियस मिक्सचर को हम वाटर में ले जा करके एब्जॉर्ब कराते हैं। अब अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, जबकि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये तो गैस स्टेट में ही रहेंगे, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बबल्स की फॉर्म में, ये तो बाहर निकल जाएंगे, जबकि अमोनिया इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो अमोनिया जब वाटर से रिएक्शन करेगा, एक्वस अमोनिया याद होगा आपको पिछली क्लास का, तो H2O एंड अमोनिया विल गिव यू अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में ये अमोनिया सेपरेट कर लिया जाता है। तो एब्जॉर्बिंग टॉवर में ले जा करके भी इसको हम सेपरेट कर सकते हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से। तो क्वेश्चन आपसे आपको क्या दिया जा सकता है कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से अमोनिया को कैसे सेपरेट करते हैं, रिकवरी कैसे करते हैं, यानी हम इनको आइसोलेट किस तरह से करते हैं। अमोनिया लिक्विफाइज फर्स्ट, वेयर एज नाइट्रोजन एंड
हाइड्रोजन डू नॉट लिक्विफाइज इजीली बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी आपको बात बताई, वही यहां पर रीजन लिखोगे। यही बातें मैं क्वेश्चन में आपको डिस्कस करूंगा, तो यही थ्योरी हो जाएगी। द अनचेंज्ड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर रीसर्कुलेटेड थ्रू द प्लांट टू गेट मोर अमोनिया। रिसाइकल करना, जैसे मैंने अभी बताया। तो जो ये अभी डायग्राम में था वही थ्योरी आपको लिखनी है, रटना नहीं है। बस एक डायग्राम पिक्चर दिमाग में रखो अच्छी तरह से, उसे 2-3 बार बना करके देख लो, और फिर जो प्रोसीजर है वो सारा आप खुद लिख सकते हो, रट के काम नहीं चलेगा। क्या कंडीशंस हैं जो फेवरेबल कंडीशंस हैं? अमोनिया बनने के लिए हमें टेम्परेचर 450 से लेकर के 500 तक, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये रेंज होती है इनफैक्ट टेम्परेचर की, पीछे क्योंकि 400 डिग्री सेल्सियस लिखा था, तो 450 से लेकर के 500 तक आप लिख सकते हो, या 400 से 500 के बीच में भी ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज है ये। ऐसा नहीं है कि इसमें इससे ऊपर नीचे नहीं हो सकता टेम्परेचर, उससे ऊपर नीचे करेंगे तो प्रोडक्ट, मान लो हमने बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दिया, 1000 कर दिया, तब अमोनिया कम बनेगा। मान लो टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस किया, काफी कम, 1-2 डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं। काफी कम टेम्परेचर कर दिया, 200 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तब यहां पर अमोनिया कम बनेगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब इस टेम्परेचर पर अमोनिया मैक्सिमम बनता है। प्रेशर हमें हाई लेना होता है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये आसानी से बनते हैं। प्रेशर हाई करने का भी रीजन है। अगर आप एक लॉ जानते हो, गैसेस लॉ हम लोगों ने पढ़े थे स्टोइकियोमेट्री में, तो अगर हम कभी प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है। प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड होता है। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, वॉल्यूम इनवर्स होता चला जाता है, रिवर्स होता चला जाता है। प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हुआ। तो जैसे जैसे मैं ऊपर से पिस्टन में प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होता चला जाएगा। ये जो रिएक्शन कैरी हो रहा है वो 3H2 प्लस 1 नाइट्रोजन यानी 4 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम की तरफ कैरी हो रहा है। 2NH3 फॉर्मेशन इसमें हो रही है। 4 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम में यहां रिडक्शन ऑफ प्रेशर, रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम हो रहा है। तो रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम अगर हुआ है तो इंक्रीमेंट ऑफ प्रेशर फेवरेबल रहेगा इसके लिए। दैट मीन्स जो गैसेस लॉ हम लोगों ने पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ तो टेम्परेचर से रिलेटेड है, बॉयल्स लॉ प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन बताता है, वहां से भी हम इसे सोच सकते हैं। वेल, इतना लिखना आप लोगों के लिए काफी रहेगा कि हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड। मैंने रीजन भी बता दिया व्हाई हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड, बिकॉज रिएक्शन इज गोइंग टुवर्ड्स रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम। फाइनल प्रोडक्ट वी नीड मोर अमोनिया and ammonia is forming after the reduction in volume, so we will have to increase pressure to get more ammonia. ये आपको आंसर अपना लिखना पड़ेगा। कैटलिस्ट हम इसमें फाइनली डिवाइडेड का मतलब बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में, पाउडर। हमने एक आयरन का बड़ा ब्लॉक ले लिया तो भाई फिर वो कैटलिस्ट तो होगा, लेकिन उसके अंदर तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं जा पाएंगे, यहां सरफेस पर रहेंगे। हम बहुत बारीक पाउडर इसलिए लेते हैं क्योंकि सरफेस एरिया हमें इंक्रीज करना होता है। व्हाई वी यूज फाइनली डिवाइडेड पाउडर और आयरन? टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर हम बढ़ा देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेंगे, कांटेक्ट में आ पाएंगे कैटलिस्ट के। तो तीनों बातें मैंने बता दी। टेम्परेचर हमें 450 के आसपास, प्रेशर हमें 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैटलिस्ट हमें लेना चाहिए कैसा? आयरन एंड फाइनली डिवाइडेड। एक होता है कैटलिस्ट प्रमोटर। कैटलिस्ट क्या करता है भाई? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। ए इज गिविंग यू बी, कोई केमिकल रिएक्शन है, बड़ा धीरे 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 चल रहा है, यानी मुश्किल है इसे कुछ, तो इसकी मुश्किल को आसान करने के लिए आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है?
इसकी स्पीड को बढ़ा देता है, रिएक्शन को तेज कर देता है। लेकिन कैटलिस्ट को भी कुछ चाहिए कि इसे मोटिवेशन मिले, तो कैटलिस्ट को मोटिवेशन देने के लिए होता है मोलिब्डेनम, इसे बोलते हैं हम कैटलिस्ट प्रमोटर। यानी मोलिब्डेनम या Al2O3 कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और कैटलिस्ट रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। डायरेक्ट नहीं काम कर सकता ये मोलिब्डेनम इज नॉट कैटलिस्ट। मतलब अगर हम कैटलिस्ट हटा दें, सिर्फ मोलिब्डेनम इस्तेमाल करें, तो ACB ज्यादा नहीं बनेगा, मतलब रिएक्शन तेज नहीं होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने के लिए टीचर उनके मोटिवेटर का काम कर देता है, कई बार उनके पढ़ने की स्पीड को बढ़ा देता है। लेकिन टीचर को भी कुछ ना कुछ कई बार मोटिवेशन चाहिए होता है, टीचर को कोई एनर्जी चाहिए होती है। तो कोई चीज अगर उसको ऐसी मिल रही है बाहर से कि टीचर बहुत आकर के वर्क कर रहा है, दैट मीन्स वो कहलाएगा टीचर को एनर्जाइज करने वाला फैक्टर। वो जो भी फैक्टर है वो डायरेक्ट बच्चों पर नहीं अप्लाई हो सकता है। तो इसी तरह से कैटलिस्ट की बात है। किसी केमिकल रिएक्शन में जब हम कैटलिस्ट लेते हैं तो कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन पर वर्क करता है और प्रमोटर कैटलिस्ट पर वर्क करता है। कैटलिस्ट प्रमोटर मतलब ये रिएक्टिविटी कैटलिस्ट की बढ़ा देता है। तो हम यहां पर क्या यूज करते हैं, दो चीजें यूज करते हैं। मोलिब्डेनम इज कैटलिस्ट प्रमोटर, एल्यूमिना Al2O3 इसका नाम एल्यूमिना भी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोल दो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये फेवरेबल कंडीशंस, इन चार कंडीशन में रिएक्शन आसानी से फेवर करेगा। आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद जो हमने पॉइंट पढ़े थे। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक का मतलब इंडस्ट्रियल टेम्परेचर बहुत बहुत ज्यादा होते हैं, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस। ये 400-500 डिग्री का टेम्परेचर बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं काउंट होता है। तो लो टेम्परेचर का मतलब यहां पर यह मत समझना कि -20 हो गया या 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। लो टेम्परेचर का मतलब इट इज नॉट वेरी हाई, मॉडरेट रेंज का टेम्परेचर। तो जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, रिएक्शन बहुत बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर नहीं होगा, क्योंकि हीट पहले से इवॉल्व हो रही है। बाहर से और ज्यादा अगर आप हीट दोगे तो ये रिएक्शन डिफिकल्टी के साथ होगा। फिर 4 वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट, हेंस हाई प्रेशर। अभी मैंने बॉल्स लॉ से आपको बताया, प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड विद वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए। तो वही बात ये लिखी है, आपको वर्ड्स में लिखना है, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना बस, तो आप वर्ड्स में आसानी से इसे लिख पाओगे। ठीक होगी ये बात। तो हाई प्रेशर, ये पॉइंट दोबारा आ गया, सेकंड पॉइंट, तो इसको इग्नोर करना प्लीज आप। ए प्रोमोटर मोलिब्डेनम और Al2O3 is used to increase efficiency of catalyst। प्रमोटर डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन पर वर्क नहीं करता, कैटलिस्ट पर वर्क करता है। ये मैं लैंग्वेज इसलिए लिख देता हूं ताकि आप लोग अगर नोट करना चाहो या लिखने की प्रैक्टिस करना चाहो तो इसलिए समझाने के बाद ये नोट्स भी आपको एक तरीके से मिल जाते। तो अगर हमें प्यूरिफाई करने की बात करनी है तो हमें रिएक्टेंट भी प्यूरिफाइड लेने पड़ेंगे। अगर अमोनिया हम अच्छी बनाना चाहते हैं, प्योर बिल्कुल फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो प्यूरिफाइड नाइट्रोजन हमें रिक्वायर्ड होगा और हाइड्रोजन भी प्यूरिफाइड रिक्वायर्ड होगा। इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए। नाइट्रोजन में एंड हाइड्रोजन में कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं पहले से ही, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है CO, और सल्फर के कुछ ट्रेसेस, ट्रेस का मतलब होता है कम अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट, H2S का भी प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करते हैं, ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। भाई हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिक्स किया, हम तो सोच रहे थे आराम से रिएक्शन बहुत बढ़िया चलेगा। हम इसमें
जब 3 हाइड्रोजन लेते हैं, 1 नाइट्रोजन लेते हैं और कैटलिस्ट आयरन हमने फाइनली डिवाइडेड ऐड कर दिया। लेकिन इसके साथ आ गई इंप्योरिटीज H2S की, और इसके साथ आ गई इंप्योरिटी कार्बन डाइऑक्साइड की, इसके साथ इंप्योरिटी आ गई कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो क्या होगा? तो ये इस कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम कर देगा। दो चीजें होती हैं, कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी कम भी हो जाती है, कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी बढ़ भी जाती है। तो जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम करते हैं वो कैटलिस्ट पॉइजन कहलाते हैं। जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं वो कैटलिस्ट प्रमोटर कहलाते हैं। इस रिएक्शन में कैटलिस्ट प्रमोटर का काम मॉलिब्डेनम करता है, इस रिएक्शन में कैटलिस्ट पॉइजन का काम करता है H2S, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमें इसे प्यूरिफाई करना जरूरी है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऐड करने से पहले हम इन्हें पहले प्योर करेंगे, पहले इसको फ्री करेंगे फ्रॉम H2S, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहले प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो क्यों जरूरी है इंप्योरिटीज का रिमूवल नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिक्स करने से पहले हेवर प्रोसेस में? ये क्वेश्चन आ गया आपका, क्योंकि ये इंप्योरिटीज कैटलिस्ट पॉइजन का वर्क करती हैं। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज कैटलिस्ट पॉइजन? What are catalyst poison in synthesis of ammonia? जब हम सिंथेसिस करना चाहते हैं तो कैटलिस्ट पॉइजन कौन से हैं? H2S है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। What is catalyst promoter in Haber process? ये सब सीधे सीधे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं से, बहुत आसान होते हैं, यही ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। तो आप यही थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन को हाईलाइट करके मार करके चलोगे तो थ्योरी पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, एक तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा था जो हमने किया। अब दूसरी एक और चीज है सिलेबस में आपके, द रिएक्शन ऑफ अमोनिया टू बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड कंडीशंस एंड इक्वेशंस। हमें अब रिएक्शंस पढ़ने हैं, केमिकल रिएक्शंस, अमोनिया के रिएक्शन। हमें क्या चीज हाईलाइट करके फोकस करके पढ़नी है? क्या रिएक्टेंट हम लेंगे, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, मतलब टेम्परेचर प्रेशर वगैरह कितना होना चाहिए, और केमिकल इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो एक रिएक्शन यानी प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, ये इनफैक्ट क्या लिखा है, प्रॉपर्टी है ये अमोनिया की। कौन सी प्रॉपर्टी है? केमिकल प्रॉपर्टी है। क्या केमिकल प्रॉपर्टी है? बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन। हम अमोनिया को ऑक्सीजन में बर्न कर सकते हैं। ऑक्सीजन एंड अमोनिया जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे हमारे पास बहुत सारी गैसेस होती हैं, वो कंबशन को सपोर्ट करती है, लेकिन अमोनिया कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है। जबकि जब हम इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये सडनली एक आवाज के साथ स्प्लिंट होती है, इसमें बड़ी तेजी के साथ एयर में बर्न नहीं करता है जैसे बाकी सारी चीजें हैं। जैसे मैं कार्बन लेता हूं, उसको ऑक्सीजन के साथ लेता हूं तो ये तो बर्निंग शुरू हो जाएगी, फ्लेम आने लगेगी। तो यहां पर कोई फ्लेम नहीं आती है एयर के अंदर, दैट मीन्स ऑक्सीजन के अंदर ये बर्निंग नहीं देगा। जबकि क्या करता है, ये एक स्प्लिंट की तरह से बिहेव करता है, इसमें एक आवाज आती है और ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, ये
येलोइश ग्रीन फ्लेम जैसा कुछ, एकदम से स्पार्क जैसा कुछ होगा। और बनेगा क्या इस पूरे प्रोसेस में? अमोनिया नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अमोनिया अपना हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे देगा। अमोनिया जब अपना हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे देगा, तब हम इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। जो अपना हाइड्रोजन दे देते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लेकिन उनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो गया नाइट्रोजन में, तो मैं कह सकता हूं ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया इनटू नाइट्रोजन। क्या होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन? थोड़ी देर के लिए सोचो। किसी मॉलिक्यूल से अगर मैं हाइड्रोजन माइनस कर देता हूं तो इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कंसेप्ट समझो। अगर कोई हाइड्रोजन दे देता है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन इसके साथ क्या इंसिडेंस हुआ? इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ है, बट अमोनिया इज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन किसने किया है? ऑक्सीजन ने किया है। ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वाली बात आपको एक याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के टर्म्स में भी आता है। ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, एक ही तरफ चलता है और इसमें एनर्जी बहुत निकलती है, हीट निकलती है साथ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नाइट्रोजन बना, वाटर वेपर्स बन जाते हैं ये, जब भी हम रिएक्शन करते हैं इन दोनों को। इसके बाद अगर फर्दर आप चेक करते हो बर्निंग अमोनिया की, हम इसको अगर जस्ट ये देखते हैं कि अमोनिया की बर्निंग ऑक्सीजन एंड अमोनिया किसी एक वेसल में करके की जाए, या ड्राई अमोनिया गैस लिया मैंने, ऑक्सीजन यहां से प्रोवाइड कराया O2, तो एक स्प्लिंट के साथ तेजी से ग्रीन फ्लेम के साथ बर्निंग देता है। हमने इसमें ऑब्जर्वेशन क्या किया? अमोनिया बर्न्स विद येलोइश ग्रीन फ्लेम एंड प्रोड्यूसेस वाटर वेपर्स। येलोइश ग्रीन फ्लेम नॉर्मल बर्निंग में नहीं होती है, वो तो रेडिश होती है सारी, जैसे कार्बन हमने बर्न किया या कोई पेपर हम बर्न करते हैं। ये तो बिल्कुल येलोइश ग्रीन फ्लेम तो हमें यूजुअली देखने को भी नहीं मिलती है। तो अमोनिया में एक ग्रीन फ्लेम हमें नजर आती है, साथ में वाटर वेपर्स बनते हैं, नाइट्रोजन बनता है। तो इससे क्या पता चला हमें? इससे क्या प्रूव मिला कि अमोनिया में नाइट्रोजन भी होता है, वाटर मिला क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन तो हमने बाहर से मिक्स किया है। तो ऑब्जर्वेशन ये हुआ, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपको ऑब्जर्वेशन पर बेस भी पूछे जाते हैं, इसलिए ऑब्जर्वेशन वाली बात को केयरफुली आपको करना है। मान लो क्वेश्चन दे दिया गया आपको, which reaction proves that ammonia have nitrogen and hydrogen। तो आप इस रिएक्शन का एग्जाम्पल दे दोगे। तो वेल, आज की क्लास में मैं समझता हूं इतना ही हम रखते हैं। बाकी इसके बाद वाला पोर्शन मैं और आपको डिस्कस करूंगा। एक्सप्लोजन के साथ होता है ये रिएक्शन, मैं बताता चलूं। ये जो ये रिएक्शन होगा, थोड़ा सा इसमें हल्का सा पटाखा सा बजता है। तो अमोनिया एंड ऑक्सीजन को जब हम मिक्स करते हैं और इग्नाइट करते हैं, तो थोड़ा दूर रहना चाहिए इस रिएक्शन को कराते हुए। रिएक्शन मैंने अभी बता ही दिया आपको कि ये रिएक्शन क्या होता है। तो उसके बाद वाले रिएक्शन हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट में करेंगे।
आज के लिए बच्चों इतना ही हम रखेंगे। आप लोग हम मुझे बता सकते हैं कि और क्या रिक्वायरमेंट, किस तरह से मैं क्वेश्चंस को ऐड करूं इसमें, या किस तरह से और इम्प्रूवमेंट किया जाए। आप लोग मुझे जो मैसेज है मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही हम करेंगे। गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट।